सीजी बोर्ड क्लास 10th और 12th स्टूडेंट के लिए हमने इस क्रैश कोर्स को ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि हर एक चैप्टर से हम 10 मिनट के 5 वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे। इनमें हम उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जिनसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनसे फ़ायदा ये होगा कि 40 से 50 मिनट में आपके एक चैप्टर प्रिपेयर हो जाएंगे और आप इजीली 90+ स्कोर कर सकते हैं। 5 दिसंबर से कंटिन्यूड इस कोर्स में मैं सीजीबीएसई सपोर्ट की तरफ से आप सभी का वेलकम करता हूँ। तीसरा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है फिजिक्स का। बहुत ही ध्यान से इस क्रैश कोर्स को पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे परेशान हो गए थे 2 दिन वीडियो नहीं आया। वीडियो नहीं आने का रीज़न ये था कि हमारे यहाँ, मैं कोरिया में रहता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत सारे पहाड़ हैं। इसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर जो रात को ही वीडियो में बनाता हूँ, क्योंकि दिन में क्या होता है कि बहुत सारी व्हीकल्स, वैन्स वगैरह मेरे पास ही रोड है, तो यहाँ मेरे घर के पास से बहुत सारे पास आउट होते रहते हैं, बहुत सारे साउंड्स हैं, कॉलरी एरिया है, बहुत सारा साउंड्स आता रहता है। तो इसलिए अभी रात को बज रहे हैं करीब, मैं देख रहा हूँ तो 2 बज रहे हैं। 2 बजे रात को मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ आपके लिए। तो आपका ये ड्यूटी बनता है कि आप डेफिनेटली मेहनत करो। और ऐसा एक्चुअली यहाँ पे हो गया था कि 5 से 7 डिग्री टेम्परेचर, अभी भी 5 से 7 डिग्री के बीच में टेम्परेचर है यहाँ पे, रात को हो जा रहा है। तो जो रूम में ना इतनी ठंडी आ रही थी, रूम में इतनी ठंडी लग रही थी कि चेहरे पे ना एकदम जैसे हवा आ रहा था तो सर दर्द करने लग रहा था। इस वजह से 2 दिन वीडियो लेक्चर मैं शूट नहीं कर पाया, और तीसरे दिन मैं रूम हीटर लेके आया हूँ, और रूम हीटर अब लगाया है तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन है। तो अब जाके हम लोग वीडियो लेक्चर्स यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, कॉन्टिन्यूसली पढ़ाई करेंगे, अपना फोकस रखेंगे। देखो यहाँ पे टॉपिक एक स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे इस चैप्टर का, करंट इलेक्ट्रिसिटी का ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को मोस्टली बच्चे जानते ही होंगे, नहीं जानते तो भी सुन लो। ओम्स लॉ में कॉन्सेप्ट क्या लगाया गया, इसके लिए कि एग्जांपल लेते हैं कि एक पाइप में पानी भर दो, एक सीधा सा पाइप लो, इसमें पानी भर दो, क्या पानी इधर से उधर जाएगा? आंसर है नहीं, क्योंकि तुमने सीधा पाइप रखा है। अब एक छोर को उठाओ, एक छोर को ऊपर कर दो, ये जैसे एक छोर को इसके ऊपर कर दिए और दूसरे छोर को नीचे, पानी तुरंत इधर से इधर चला जाएगा। रीजन हम क्या देंगे कि इसकी जो हाइट है वो अर्थ से ज़्यादा है और इसकी जो हाइट है वो अर्थ से कम है। और साइंस के लैंग्वेज में बोलेंगे तो हाइट जितनी बढ़ जाती है पोटेंशियल उतना ही बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है। तो कोई भी चीज़ ज़्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल में जाना चाहती है। ये ऊपर है इसलिए पोटेंशियल ज़्यादा, ये नीचे है तो पोटेंशियल कम। समझ में आ रही है बात? पोटेंशियल क्वालिटी है ना, कैरेक्टरिस्टिक है ना किसी भी चीज़, किसी भी पॉइंट का। इसके बारे में मैंने पहले ही बताया है, तो सभी वीडियो लेक्चर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, बिल्कुल लापरवाही ना करो, वहाँ पे रोज रोज वीडियो के अपडेट आते हैं। तो यहाँ पे देखो, ऐसे मैंने इस पाइप को रखा हुआ है, तो इस पाइप में हम देख रहे हैं कि टेढ़े होने की वजह से, मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस होने की वजह से पानी इधर से इधर फ्लो कर रहा है। अगर हम इसको और थोड़ा टेढ़ा कर दे तो पानी और तेज़ी से फ्लो करेगा। पानी का फ्लो करना, किसी भी चीज़ का एक तरफ जाना, इसको बोलते हैं हम करंट। समझ में आ रही बात? तो वाटर का करंट ऐसे रख रहे हैं तो कम हो रहा है, ऐसे बढ़ाते जा रहे हैं तो ये थोड़ा ज़्यादा ऊपर आता जा रहा है और नीचे आता जा रहा है, मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे पोटेंशियल का डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, वाटर का करंट बढ़ता जा रहा है। इसी चीज़ को ओम्स ने देखा, एक लिया, वायर लिया, इसमें पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट किया, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव, और इन्होंने देखा चार्ज इधर से इधर मूव करने लगे, पॉजिटिव टू निगेटिव। चार्ज मूव कर रहे हैं, इन्होंने पोटेंशियल का डिफरेंस बढ़ाते गए, देखते गए चार्ज के मूव करने की जो एक टेंडेंसी है ये और बढ़ती गई, और ज़्यादा चार्ज बढ़ते गए। और चार्ज जब मूव करते हैं, यूनिट टाइम में जितना मूव कर जाते हैं चार्ज, 1 सेकंड में जितने चार्ज मूव कर जाते हैं उसी को तो करंट बोलते हैं। तो सीधा सा मतलब ये था कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे थे, चार्ज तेज़ी से और मूव कर रहे थे, और बढ़ा रहे थे पोटेंशियल डिफरेंस, और चार्ज मूव कर रहे थे तेज़ी से, तो करंट ज़्यादा होने लगी। कब? जब पोटेंशियल डिफरेंस को इन्होंने ज़्यादा किया। तो इन्होंने यहाँ पे लिख दिया अपने लॉ को कि फिजिकल कंडीशन को हमको कांस्टेंट रखना है। फिजिकल कंडीशन मतलब क्या कि एक वायर है, इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें इसमें चेंज हो सकती हैं। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें सेम नहीं रहेंगी, पोटेंशियल और क्या बोलते हैं, करंट। लेकिन अगर टेम्परेचर सेम रखा जाए, इसका जो टेंशन है एक वायर का चेंज नहीं किया जाए, सेम ही रखा जाए, सारी फिजिकल कंडीशन को सेम रखा जाए, तो जो करंट फ्लो होता है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल के डिफरेंस पे। पोटेंशियल डिफरेंस को V से रिप्रेजेंट किया है, करंट को I से। तो V प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, I। कांस्टेंट यहाँ पे एक आ जाता है, R प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो, और इसी कांस्टेंट का नाम हम जानते हैं क्या पड़ा है,
रेजिस्टेंस। आखिर ये रेजिस्टेंस होता क्या है? तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ पे हम देखते हैं, अंदर से एक बड़ा सा तस्वीर यहाँ पे बनाते हैं तो सारी चीज़ें हम समझेंगे। ये एक हमारा कंडक्टर है। कंडक्टर में बहुत सारे पॉजिटिव होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो कि निगेटिव होते हैं। पॉजिटिव निगेटिव ऐसे भरे होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव ऐसा भरे होते हैं। अब ध्यान दो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस का मतलब मैंने आपको बताना है, ये होता है V/I। इस फॉर्मूले से निकालोगे तो। अब ध्यान दो, रेजिस्टेंस का डेफिनेशन आगे पढ़ लेते हैं, फिर वहाँ से समझेंगे कॉन्सेप्ट को कि द अपोजिशन फेस्ड बाय द चार्ज। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल कंडक्टर के अंदर मूव करते हैं तो उस पर कुछ ना कुछ अपोजिशन वो जो कंडक्टर है वो लगाता है। क्यों लगाता है अभी मैं बताऊंगा। तो जो अपोजिशन फेस करता है चार्ज, जब भी वो कंडक्टर के अंदर मूव करता है तो इसी अपोजिशन को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। इसकी यूनिट क्या? ओम है। इसको ओम से मेजर किया जाता है इन्हीं के रिस्पेक्ट में, जो साइंटिस्ट थे ओम्स लॉ जिन्होंने दिया। अच्छा, तो अब ध्यान दो, ये हमारे इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे पॉजिटिव चार्ज है। अगर हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें लगा दिया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो इधर पॉजिटिव हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया और इधर निगेटिव, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर लगा दिया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इधर पॉजिटिव की तरफ भागेंगे क्योंकि ये तो इसको रिपेल करेगा और ये इनको अट्रैक्ट करेगा। तो भागते टाइम जैसे ये भाग के आए तो इससे टकरा गया, इधर की तरफ भागा तो भागने टाइम इससे टकरा गया। अब इससे टकरा गया तो इसकी गति, इसका जो मूवमेंट था वो थोड़ा सा कम हो गया। अगर ये ज़्यादा तेज़ी से चलता तो करंट ज़्यादा होती, लेकिन करंट को इससे टकरा जाने की वजह से कुछ नुकसान हुआ, मतलब करंट को इस पार्टिकल ने रोका। फिर जैसे इधर ये भागी तो कोई और इलेक्ट्रॉन सामने आया, उससे जाके टकरा गया। फिर इधर भागी तो इससे जाके टकराई, मतलब ये टकराते रह रही है आते टाइम, तब जाके लास्ट में यहाँ पे आई। तो अगर ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव निगेटिव चार्ज, तो ये मूव करते टाइम आपस में टकराते हैं और टकराने से इसका करंट थोड़ा सा कम हो जाता है। मतलब ये जो मटेरियल है ये खुद ही चार्ज को चलने का अपोज करता है और इसी नेचर को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। समझ में आ रही है बात? अब ध्यान दो, ये जो रेजिस्टेंस है दो चार चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक हमने यहाँ पे कंडक्टर ले लिया, इसका लेंथ L है, तो ये जो रेजिस्टेंस है इसके लेंथ पे डिपेंड करता है। लेंथ बढ़ा दो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। बोलो कैसे? एक ये कंडक्टर है और एक ये कंडक्टर है, ऐसे। समझ में आ रही है बात? अब इसका लेंथ 1 मीटर है, इसका लेंथ 2 मीटर है, किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा? तो यहाँ पे देख लो, यहाँ से यहाँ चार्ज को चलने में कम अपोजिशन फेस करना पड़ेगा क्योंकि कम पार्टिकल इसके अंदर हैं। यहाँ से यहाँ आने में लेंथ ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा अपोजिशन फेस करना पड़ेगा। मतलब जो लेंथ है वो आर को बढ़ा रही है, जितनी लेंथ हो जा रही है उतना ही रेजिस्टेंस बढ़ जा रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक और चीज़, एक वायर हमने ऐसा लिया पतला, एक वायर ले लिया मोटा। अब चार्ज किस में अच्छे से चल पाएंगे? तो आंसर है इसमें पार्टिकल बहुत छोटे छोटे एक एक पास हैं, इसमें पार्टिकल थोड़े से दूर हैं, ज़्यादा जाने की जगह है पार्टिकल्स के बीच में, तो इधर से जाएगा, इधर से होते हुए निकल जाएगा। लेकिन इसमें टकराने के चांसेस बहुत हैं क्योंकि इसका जो एरिया है वो बहुत कम है, इसका एरिया बड़ा है, इसलिए बच के निकल जाने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो जो रेजिस्टेंस है एरिया बढ़ा देने पे कम हो जाता है, बिना टकराए ही निकल जाते हैं। अब ध्यान दो, इन दो चीज़ों को एक साथ मिलाया तो R प्रोपोर्शनल टू L/A, प्रोपोर्शनल का साइन हटा तो यहाँ पे R इक्वल टू रो L/A आ गया। यहाँ पे जो रो है इसका नाम हमने क्या दिया हुआ है? रेजिस्टिविटी। अभी हम इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे, ये वाले का रेजिस्टिविटी। तो ये रेजिस्टिविटी क्या है? तो ये रेजिस्टिविटी है, ध्यान दो कि रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस हम एक कंडक्टर के लिए लेते हैं कि कंडक्टर का साइज कितना है उस हिसाब से उसका रेजिस्टेंस होगा, उसका शेप कैसा है उस हिसाब से उसका रेजिस्टेंस होगा। लेकिन यहाँ पे जो रो आया है रेजिस्टिविटी, ये मटेरियल की क्वालिटी है, मतलब कि किसी मटेरियल का अपोज करने का कितना नेचर है उसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है? किसी भी कंडक्टर का, जो कि पूरा शेप साइज पे डिपेंड करता है, लेकिन रेजिस्टिविटी मटेरियल का कि किस चीज़ से वो बना है।
तो उसका अपोजिशन का नेचर क्या है, इसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं। अब रेजिस्टिविटी को हमको न्यूमेरिकल डेफिनेशन देख के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन बताओ। तो इसके लिए हमने क्या कर दिया, इस लेंथ को कितना कर दिया 1 और एरिया को भी कितना कर दिया 1। ये फॉर्मूला हमारे पास था ना। इन सारी चीज़ों को मैं रब कर देता हूँ क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, तो थोड़ा जगह खाली हो जाएगी यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे R इक्वल टू क्या था, रो L/A। हमको रो ये रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस को इक्वल दिखा देना है ताकि इसका डेफिनेशन जो रेजिस्टिविटी है उसको हम रेजिस्टेंस ही बोल दें। लेकिन लेंथ कब ये जो है इसके इक्वल कब होगा, जब लेंथ की वैल्यू कितनी होगी 1 और एरिया की वैल्यू भी कितनी होगी 1। अगर दोनों 1 कर दिया, यहाँ पे 1 रख दिया तो रो 1/1 मतलब ये रो हो गया। रेजिस्टिविटी किसके इक्वल हो गई, रेजिस्टेंस के। यहाँ से डेफिनेशन आ जाएगा कि रेजिस्टिविटी इज द इक्वल टू द रेजिस्टेंस। कब इक्वल टू द रेजिस्टेंस है, जब क्या है कि जो कंडक्टर है जिसके अपोजिट फेसेज हैं, ये जो एक कंडक्टर हमने बनाया है जिसका अपोजिट फेसेज हैं, इसका एरिया कितना हो 1 मीटर स्क्वायर यूनिट एरिया, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो 1 मीटर, मतलब लेंथ भी 1 और एरिया भी 1। यहाँ से रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन हमारा आ गया। ये न्यूमेरिकल डेफिनेशन है, इसको कर सकते हो, बहुत ही इजी है। चलो रेजिस्टिविटी देख लिया, रेजिस्टेंस देख लिया। अब देखते हैं यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, बहुत ही सिंपल है। देखो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने पहले भी लेक्चर में बताया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, बहुत तेज़ी से घूमते रहते हैं मेटल के अंदर खुद ही से। क्यों घूमते रहते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। क्यों उनके पास एनर्जी होती है, क्योंकि नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। उसमें कैसे ज़्यादा होता है, क्योंकि उसको सेल्सियस में अगर हम मेजर करते हैं तो मान लो एक रूम का टेम्परेचर है, अभी मैं मान लेता हूँ 7 डिग्री सेल्सियस, लेकिन केल्विन स्केल पे मेजर करो इसको तो कितना आता है 280, 273 ऐड कर देते हैं ना 7 में तो 280 आ जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है साइंस के हिसाब से। और इसमें कोई भी एटम है उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के और बहुत तेज़ी से घूमने लगते हैं। तो ये जो घूमते हैं इनके पास जो स्पीड होती है जो टेम्परेचर की वजह से होती है, इसको बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। ये बहुत ही ज़्यादा होती है, बहुत तेज़ घूमते रहते हैं। लेकिन जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है तो देखो यहाँ पे मैं फिर से एक डायग्राम बना दे रहा हूँ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से इधर की तरफ जा रहा था, बहुत तेज़ी से। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी इसकी ताकत नहीं है कि डायरेक्ट इसको इधर खींच ले, क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है और इलेक्ट्रिक फील्ड के पास कितनी भी एनर्जी दे देंगे तो भी ये कम है, डायरेक्ट खींच नहीं सकता। तो क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था इस पर थोड़ा थोड़ा फोर्स लगाएगा और इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ तो जाएगा लेकिन थोड़ा थोड़ा ऐसे करते करते और यहाँ पहुँच जाएगा। मतलब इधर ना जाके थोड़ा सा इधर खिसक गया इधर की तरफ। एक इलेक्ट्रॉन मान लो इधर की तरफ ऐसे जा रहा था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो थोड़ा थोड़ा खिसकते खिसकते यहाँ पे आ गया। तो ये जो खिसकना हुआ, इसको मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से एक ही डायरेक्शन में खिसक जाते हैं, जिससे करंट बनती है। नहीं तो जो थर्मल वेलोसिटी है वो तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आपस में चारों तरफ कंडक्टर में घूमते रहते हैं, लेकिन सबका एवरेज निकालते हैं तो 0 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ा थोड़ा खिसक जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, और थोड़ा थोड़ा अगर मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक साथ चलते हैं तो क्या बन जाती है, करंट बन जाती है बहुत ज़्यादा अमाउंट में। तो यहाँ पे समझ में आ रही बात कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या, कि इलेक्ट्रॉन्स का थोड़ा सा खिसकना इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ, मतलब पॉजिटिव, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसकी तरफ खिसकना, इसी को बोलते हैं इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ पे लिखा है व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाइड किया जाता है इनसाइड द कंडक्टर द इलेक्ट्रॉन स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करना स्टार्ट करते हैं किधर, टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड की तरफ। दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको वीडी से रिप्रेजेंट करते हैं, वी के नीचे थोड़ा सा छोटा डी लगा देते हैं। समझ में आ रही बात ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब एक इसमें है टॉपिक रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम किसको बोलते हैं, द टाइम इंटरवल। ध्यान दो, ये इलेक्ट्रॉन मैं बताया था ना कि ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से चला, एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ से लिया, फिर से एक बार इसको ये कर देता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला,
यहाँ से इधर की तरफ जा रहा है, लेकिन बीच में एक कोई भी पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी आयन आया, इससे जाके टकराया। जैसे इसे टकराएगा, इसकी स्पीड बहुत तेज है, बहुत तेज, सोच नहीं सकते उतना ज़्यादा। तो फिर जैसे ही टकराया तो टकराने के बाद फिर ये वापस जाता है, लेकिन फिर से कोई निगेटिव या पॉजिटिव चार्ज मिल जाता है, फिर उससे टकरा जाता है। तो ये देखो, ये दो एक यहाँ पे टकराया और पहली बार यहाँ पे टकराया और ठीक दूसरी बार यहाँ पे टकराया, तो इसको बोलते हैं कंजिक्यूटिव कोलिजन। टकराने को कोलिजन और एक के बाद दूसरा, इसको बोलते हैं कंजिक्यूटिव। तो दो कंजिक्यूटिव कोलिजन होता है और कंजिक्यूटिव कोलिजन के बीच में जितना टाइम लगता है, टाइम इंटरवल, उसी को रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। रिलैक्सेशन टाइम क्यों बोलते हैं? क्योंकि दो कंजिक्यूटिव कोलिजन के बीच में ही इलेक्ट्रॉन क्या रह रहा है? रिलैक्स रह रहा है। नहीं तो टकराते टाइम तो रिलैक्स नहीं रह रहा, यहाँ पे भी टकराते टाइम रिलैक्स नहीं रह रहा, लेकिन दोनों के बीच में जो टाइम गैप है टकराने के बीच में, इसमें ये फ्री पाथ पे मूव कर रहा है और ये रिलैक्स रह रहा है। इसलिए इस टाइम को जिसमें इलेक्ट्रॉन रिलैक्स रहता है रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन देख लो, सारी चीज़ें स्क्रीनशॉट में कवर कर लो। द टाइम इंटरवल बिटवीन द वन कंजिक्यूटिव, कंजी SE हो जाएगा, कंजिक्यूटिव कोलिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंजिक्यूटिव कोलिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ ऐसा साइन होता है, टाउ बोलते हैं। और इन दिस टाइम पीरियड इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रीली, इस टाइम में इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करता है। तो ये थे कुछ टॉपिक्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए।